Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मनीषा जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हॉलीवुड फिल्में भी देखते होंगे और जब लोग उन्हें डब करके देखते हैं, भारतीय भाषाओं में देखते हो तो कहते हैं, और जिसने जो ओरिजिनल देखी होती है तो कहते हैं इसमें तो बहुत अंतर है। पुस्तकों में ये ना हो तो आप क्या क्या ध्यान में रखती हैं? बहुत लंबी सूची है कि क्या क्या ध्यान में रखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज तो ये है कि जो लेखक कहना चाह रहा है वो बात सही सही आनी चाहिए। कुछ साल पहले ऐसे ही इसी मंच से, साहित्य आज तक के मंच पे, हमने एक उदाहरण दिया था कि अंग्रेजी का एक उपन्यास था, भारत पाकिस्तान सीमा पर लड़ाई है, जंग है, भारत के सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान घुस गए हैं, वहाँ का जनरल जो है कर्नल को फोन करता है बॉर्डर पे, वो खड़ा हो जाता है कर्नल एकदम डर के मारे। और उधर ये अनुवाद की बात बता रहे हैं, जो उसने अनुवाद किया था किसी ने अंग्रेजी से हिंदी में, और वो खड़े होके बोलता है जी जनाब, जी जनाब, और अगला सेंटेंस था उसने अपना निचला हिस्सा तेजी से हिलाया। अब हमें तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, यहाँ नाचने लग गए हैं, क्या हो गया। बाद में फिर ओरिजिनल देखा, मंगवाया, उसको देखा तो पता चला कि उसमें था ही मूव्ड हिज एस क्विकली, मतलब वो तेजी से वहां से हिला गया, और उसने एकदम लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया। अब बताइए, ये अनुवाद तो हुआ नहीं ना। तो यही सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती। बाकी तो सूची बहुत लंबी है, बहुत एकेडमिक डिस्कशन हो जाता है कि ये ध्यान रखो, वो ध्यान रखो। कॉमन सेंस की बात होती है। क्या आपका उस भाषा पर, यानी कि जो भाषा पढ़ रहे हैं उस पर भी उतनी ही अच्छी पकड़, और जिस भाषा में आप लिख रहे हैं ना केवल भाषा बल्कि संस्कृति। क्योंकि क्या होता है, हम तो बहुत आराम से हिंदी का वाक्य पढ़ते हैं, अरे रीता तो गौ थी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डोसाइल, सबमिसिव, बहुत प्यारी सी लड़की थी, और वही चीज हम स्पेनिश या इंग्लिश में कह देना कि एरा उना बाका या शीज अ काओ, तो वो तो डेरोगेटरी हो जाता है। तो अगर आपको संस्कृति की भी नहीं समझ होगी तो फिर आप नहीं कर सकते अनुवाद। तो भाषा के साथ संस्कृति उतनी ही जरूरी है। पूजा जी, हाल में हमने देखा कि कंट्रोवर्सी हुई थी श्लोक को लेकर के, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी तक उसका हर व्यक्ति का उसको लेकर अलग अलग परसेप्शन है कि इसका अर्थ ये नहीं कुछ और है, और आप किसी और भाषा को, जिसमें आपने कुछ और भाषा से अपने आपकी जिंदगी शुरू हुई है, आपके इर्द गिर्द वो भाषा, बात दूसरी भाषा तो आपने सीखी है, तो उसका अर्थ का अनर्थ ना हो, ये कैसे तय होता? क्या कोई डिक्शनरी साथ रखती, कोई पैमाना है? कैसे आप तय करते कि जो ये कह रहा है उसका भाव यही है, कुछ और नहीं है? हेलो एवरीवन। सो एक तो जैसा मनीषा जी ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग द अदर कल्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लकीली अदर देन आई थिंक जोसेफ मर्फी, जिनकी किताब मैंने ट्रांसलेट की, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द ऑथर्स हु आर अलाइव, तो आप एक तो ऑथर से भी बहुत बार डिस्कस करते हैं बहुत सी बातें। जैसे मैंने कुली लाइंस जब ट्रांसलेट की, तो जो उसके ओरिजिनल के ऑथर हैं वो खुद भोजपुरी स्पीकर हैं और अब नॉर्वे में रहते हैं, लेकिन मैं भोजपुरी स्पीकर नहीं हूँ, मुझे अवधी नहीं आती है। सो इट इज़ डिफरेंट, द हिंदी कल्चर कैन नॉट इंक्लूड अ लॉट ऑफ न्यूएंसेस, और वो भी वो भोजपुरी नहीं जो आज बोली जाती है, बट 2 सेंचुरी पहले बोली जा रही थी। तो उस अनुवाद के दौरान ऑथर और मैंने दोनों ने बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दूसरी जगह भी कॉन्टैक्टेड देम टू नो कि जैसे विरह के गीत हैं उसमें बहुत सारे जो तब गाए जाते थे लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो वी मेट इवन अ फ्यू म्यूजिशियंस जिनको शायद कुछ जानकारी हो कि उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ट्रांसलेशन को हम मान लेते हैं कि सिर्फ एक किताब को उठा के अनुवाद करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक ओरिजिनल बुक, द ट्रांसलेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द रिसर्च पार्ट, understanding the culture part, and then getting the nuance right. It is famously said कि translation transforms without changing anything. तो आई थिंक गोल वही है कि हम उसको दूसरी भाषा में तो लेके जा रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा और उसके एसेंस को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट रिमेन्स द एसेंस। और मनु से तो शायद अब पॉसिबल नहीं होगा डिस्कस करना कि उनका इंटेंट क्या था, तो सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। प्रभात सर, आपको फोटोग्राफी का भी शौक है, आप तस्वीरें खींचते हैं, और जो आप खींचते हैं आपको पता है कि उसके भीतर आप क्या देख रहे हैं। कई बार दूसरे लोगों को वो नजर नहीं आता जो आपको नजर आता है, कई बार लोगों को नजर आ भी जाता है। ट्रांसलेशन में राइटर ने कई बार ऐसा लिखा होता है
जो कई बार लोगों को पर दिख भी जाता है, वो चूंकि सिंबल्स में भी बात करते हैं, ये एक चुनौती हो कि कहीं ट्रांसलेटर से एक गलती हो गई और फिर कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा मामला। ये गुंजाइश या ये जोखिम हमेशा रहता है। और जैसा कि अभी मनीषा जी ने कहा है, पूजा जी ने कहा कि वो जो जिस भी भाषा में आप उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसकी उस संस्कृति की, उस वहाँ के साहित्य की समझ अगर आपको नहीं होती है तो आप दरअसल जस्टिस नहीं कर सकते। हो सकता है कि ही वॉज अवार्डेड लाइफ टाइम, उम्र कैद का पुरस्कार दिया गया, होता है, बिल्कुल होता है। मैं तो इतने समय अखबार में काम करते हुए ऐसे मतलब फनी किस्म के ट्रांसलेशंस मैंने बहुत देखे हैं, बहुत महसूस किया है। तो अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे। ईडियम्स किसी दूसरी जबान के, जैसे अभी आपने भोजपुरी की बात की या विरह गीतों की बात की, तो उसके ईडियम्स से अगर हम वाकिफ नहीं हैं तो हम ट्रांसफॉर्म करते समय गलती कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगी। कई बार किसी एक जबान में, वो अंग्रेजी है, स्पेनिश है, उर्दू है, जो लिखा गया है उसमें बिटवीन द लाइंस होता है, सटायर होता है, और अगर हम उस सटायर को रीड नहीं कर पाते हैं ठीक तरह से, हम वो जो बिटवीन द लाइंस जो मैसेज है कम्युनिकेट नहीं होता है हमें, तो बिल्कुल पक्का मानिए कि हम गलती करेंगे। और ये गलतियां कई बार इस तरह होती हैं कि आप बहुत सारे नाम जो रूसी साहित्य हम लोगों ने बड़े होते हुए पढ़े, या दूसरी भारतीय भाषाओं से, उड़िया से, मलयालम से, कन्नड़ से, हिंदी या अंग्रेजी के जो अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हुए अगर हम सहज महसूस करते हैं या हमको लगता है कि जो मूल कथा या मूल बात है किताब की वो हम तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब वो उस तरह हुआ है जैसे उसको होना चाहिए था। बहुत बार पुराने दौर में भी हम लोग, जैसे शंकरलाल पुरोहित जो प्रतिभा जी के उपन्यासों का उड़िया से अनुवाद करते रहे हैं, उनको पढ़ते हुए हमको हमेशा ये लगता है कि प्रतिभा राय हिंदी में ही लिखती रही होंगी। ये उस अनुवाद का प्रभाव है। इसके उलट एक किताब मैंने खरीदी जिस पर अनुवादक के तौर पर अमृतलाल नागर का नाम लिखा हुआ था। चेखव की कहानियों का अनुवाद था और उसका नाम था काला पुरोहित। और उसकी एक कहानी पढ़ते हुए मुझे लगा कि अमृतलाल जी का अनुवाद नहीं हो सकता। नहीं पढ़ पाया मैं उस किताब को कभी। तो वो उसमें तकनीकी वजह चाहे जो रही हो, लेकिन वो चेखव की कहानी का अनुवाद पढ़ने का जो अनुभव था वो उसमें नहीं मिल रहा था। और उसको नहीं मिलने की वजह वही चूक थी जिसका जिक्र भी हम लोग कर रहे हैं। प्रभात सर, आप जब किसी रचना का ट्रांसलेशन करना है, उसका अनुवाद करना है, उसका आधार क्या होता है? क्या आप कैसे तय करते हैं कि मुझे इसका अनुवादक बनना चाहिए? क्या आपको वो पसंद आती है इसलिए, या आपको लगता है कि वो दूसरी भाषा में बहुत प्रसिद्ध है तो उसको इस भाषा में भी आना चाहिए? उसकी जो है पॉपुलैरिटी के हिसाब से क्या आधार रहता है आपका? अगर अपने चयन की बात कहूँ तो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट अनुवाद करना मुझे प्रिय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई फिक्शन हो या पॉलिटिकल या जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई पुस्तक हो, तो वह मुझे सहज लगती है, इसलिए कि उसको पढ़ते हुए मैं समझने में कहीं अटकता नहीं हूँ। और उसके बाद भी अगर शब्द चयन में परेशानी होती है, आप कभी भी किसी भी भाषा में लिखें या अनुवाद करें, आप पूरी तरह से मुतमईन नहीं होते हैं कि आप उस भाषा को एकदम
उसका एक एक शब्द आप जाने। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको रुकना चाहिए थोड़ा, कुछ जानकार मित्रों से संपर्क भी करना चाहिए। जैसे मेरे एक मित्र हैं सामने, तो उनसे मैं कभी कभी पूछ भी लेता हूँ कि इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड बताइए। नहीं मिलता है, कभी मिल भी जाता है, तो नहीं मिलता है तो फिर विकल्प आपको चुनना होता है। कितना नियरेस्ट हो सकता है विकल्प, वैकल्पिक शब्द कितना निकट हो सकता है मूल वर्ड के, तो यह और अगर आपकी उस पर रुचि है, फिक्शन जैसे मैंने बताया कि मेरी सबसे प्रिय विधा है, तो मैं उसको ज़्यादा ये करता हूँ। और उसके बाद इतिहास भी मुझे उसका अनुवाद करना अच्छा लगता है। मैथोलॉजिकल थोड़ा मुझे थोड़ा कठिन लगता है अरुचि के कारण।